ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी कवरिंग थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या चीज होती है? थर्मल पावर प्लांट वो वाले प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर बिजली बनती है फॉसिल फ्यूल्स को जला के। और फॉसिल फ्यूल कौन सा जलाया जाता है? मेनली जैसे कि कोल। आपने पानीपत का थर्मल पावर प्लांट सुना होगा, है ना? अब हमारे यहाँ से काफी सारे लोग काम भी करने जाते हैं। बहुत ट्रेडिशनली इसको हम सुनते आए हैं कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर काम में लगा हुआ है, नौकरी लगा हुआ है। तो थर्मल पावर प्लांट में कैसे काम होता है ये देखिए। कुछ कुछ एक इस तरह की फोटो होती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। होता क्या है, बहुत सारा रेलगाड़ियां कोयले की भर के आती हैं। उस कोयले को जलाया जाता है। जलाने के बाद से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी से पानी को गर्म करके, पानी को ये नहीं कि ऊपर पतीले रखे हुए हैं, पाइप्स के अंदर वहां से पासेस कराए जाते हैं। वो पानी उबलता है, तो पानी उबलने से क्या चीज बनती है? भाप बनती है। भाप अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है। वो उस प्रेशर के थ्रू क्या होता है, टरबाइन्स घूमती हैं। और वो जब टरबाइन घूमती हैं तो टरबाइन घूमने के कारण क्या चीज होती है? बिजली की उत्पत्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे टरबाइन क्या चीज होती है? डोंट वरी, 10th क्लास आपको सब कुछ सिखा के जाएगी। हम टरबाइन्स क्या चीज होती हैं, बिजली कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ये चीज पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल बस ये ध्यान लगा लीजिए कि बस टरबाइन्स के थ्रू हमारी बिजली बनाई जाती है थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, अब ये देखिए, पहले कोल को बर्न किया जाता है बहुत स्टीम बॉयलर्स के अंदर। मैंने जैसा आपको बताया कि बॉयलर्स के बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते हैं। हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर। उससे बॉयलर के अंदर एक तरह के प्रेशर कुकर होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये जो आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े जो ट्रॉलों के ऊपर जिससे रोड भी जाम हो जाती है, वो बॉयलर्स होते हैं। इन टरबाइन दिस स्टीम फोर्स रोटेट द टरबाइन ब्लेड्स, जिससे ये टरबाइन्स के ब्लेड्स को घुमाती हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ इस तरीके का होता है कि मान लो ये एक ब्लेड है, एक ये ब्लेड है, ठीक है, एक ये ब्लेड है, जैसे पंखे के होते हैं। तो यहाँ से मान लो कि ये आपका पाइप है और ये यहाँ पे नीचे बॉयलर बना हुआ है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे आपने कोयला जलाया, ये कोयला जलने के कारण यहाँ से ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो यहाँ से जो पानी था, ये पानी है, ये पानी यहाँ से भाप बनी, भाप बन के इन टरबाइन्स के ऊपर एक प्रेशर मारा और ये इस रोटेशन इनकी शुरू हो गई। रोटेशन शुरू होने से ये दो मैग्नेट्स के बीच में बहुत तेज तेज वो कॉइल्स घूमती हैं और कंडक्टर्स वाली, और उससे बिजली बनती है। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब आगे देखें, आगे हम पढ़ते हैं दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि और किस तरीके से हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है हाइड्रो पावर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जैसे थर्मल का मतलब हीट, हाइड्रो का मतलब पानी, यानी पानी से भी एनर्जी बनती है। हाइड्रो पावर इज इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, जो कि एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर। फॉलिंग एंड रनिंग, आपने देखा होगा बांध बनाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, रिजर्वॉयर्स। ये देखो, ये एक उदाहरण है, ये आपका इस तरीके से पूरा का पूरा एक रिजर्वॉयर है। यहाँ से बांध के ऊपर से ऐसे पानी को गिराया जाता है। नीचे ये इस तरह की टरबाइन लगी होती है। जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो इसके ब्लेड के ऊपर ये पानी गिरता है और ये बहुत तेजी से घूमता है, जिसके घूमने से यहाँ पे जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो घूमना शुरू करता है और बिजली प्रोड्यूस होती है, जो कि पावर हाउस में स्टोर करी जाती है और बड़ी बड़ी पावर लाइंस के थ्रू इसको भेजा जाता है स्टेट्स के अंदर आगे। ठीक है, एसी से डीसी कन्वर्ट में करी जाती है और आपके घरों के अंदर यूज होती है। तो ये होता है हाइड्रो पावर प्लांट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डैम रिजर्वॉयर इज मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट वाटर इन लार्ज अमाउंट। बहती हुई किसी भी नदी के उसके ऊपर उसके बहाव को रोक कर बांध बनाया जा सकता है। वाटर कमिंग ऑफ हाई स्पीड रोटेट्स अ टरबाइन, और फिर उसको अपने हिसाब से पानी को छोड़ के उसको ऊंचाई से गिरा के हम टरबाइन्स को घुमाते हैं, जो कि जनरेट करती है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी। सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जस्ट यूज अ स्मॉल कैनल टू चैनल द रिवर वाटर थ्रू अ टरबाइन। इवन छोटी छोटी कैनल्स के ऊपर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स लगाए जा सकते हैं। आपकी बड़वासनी वाली नहर और ये जो रोहतक के अंदर जाती है नहर, और आपकी जो दिल्ली साइड में नहर जाती है, इनके ऊपर भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बिजली के स्टेशन बनाए जाते हैं लोकल लेवल के ऊपर। देखे हैं आपने सभी ने, है ना।
इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पानी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे है रिन्यूएबल सोर्स? अभी हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के हो सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो बार बार प्रकृति के अंदर एम्पल अमाउंट में है हमारे लिए, वो कभी खत्म नहीं होते, हम उन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं। तो पानी एक ऐसा ही सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना। नदी बहती रहेगी, आप अपने अनलिमिटेड टर्बाइंस को घुमाते रहेंगे और आप अपने उसको बहुत सारे यूजेस में लेके आ सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे आप, है ना। तो ये एक हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज प्रकृति में हर चीज के होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई? हाइड्रो पावर प्लांट के डिसएडवांटेज बोले तो सबसे पहला, हाइड्रो पावर प्लांट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन सम सर्टेन लोकेशन। हर जगह नहीं बनते। जहां नदी होगी, जहां पे बहाव होगा, जहां पे पहाड़ से आती हैं नदियां, वहां पे मिलते हैं। डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ रिवर ओशंस, ठीक है। जहां पे नदियों का बहाव होगा, जहां पे समुद्र आसपास में नदियां समुद्र में जाके मिलती होंगी, वहीं पे तो होगा। आप कोई बोले कि हम पावर प्लांट बनाएंगे थार के मरुस्थल के अंदर, तो कहाँ से बनाएंगे? रेत के अंदर, नदी तो है ही नहीं वहां पे, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ऑल्सो लार्ज एरिया रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ डैम। अब डैम कोई छोटे मोटे एरिया के अंदर नहीं बनता, हेक्टेयर्स, लैक्स ऑफ हेक्टेयर्स की जमीन चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। और उस जहां पे डैम बनता है वहां से लोगों को उठा के कहीं और बसाना पड़ता है। रिहैबिटेशन ऑफ द पीपल इज रिक्वायर्ड। रिहैबिटेशन का मतलब कहीं और हैबिटेट बनाना। हैबिटेट की डेफिनेशन आपने 8वीं में पढ़ी हुई है, क्या चीज होती है, फिर भी बता देता हूँ। सराउंडिंग एरिया सारी फेवरेबल कंडीशन के साथ में जहां पे जीवन संभव हो उसे हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। रिहैबिटेट मतलब किसी के एक पर्टिकुलर हैबिटेट से उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे बसाना, रिहैबिटेट कहलाता है। वेजिटेशन सबमर्ज्ड बिलो डैम प्रोड्यूसेस मीथेन विच लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब चीजें डैम के पानी के नीचे ही सड़ गल जाते हैं, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और मीथेन गैस एक बहुत ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसको, कि हमारी प्रकृति के लिए विषैली गैस है। ये धीरे धीरे हीट टेम्परेचर को बढ़ाती है। ओके, ये डिसएडवांटेज है हाइड्रो पावर प्लांट्स के, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, अगला पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगला हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी है बायोमास। अब ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोमास? बायोमास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि डायरेक्टली ऑब्टेन होता है किससे? प्लांट से, एनिमल से, ठीक है। जैसे कि वुड, ये प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट है ना, वुड लकड़ी, एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि गोबर इत्यादि, काउडंग। इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी एंड रिलीज लॉट ऑफ स्मोक। ये बायोगैस के जो प्लांट हैं ये तो आपके गांव के अंदर भी काफी लोगों ने लगवाए हुए हैं, जिसके अंदर हमारा जो जैसे छिलके हो गए, हमारा गोबर हो गया, डेयरी वगैरह का जो भी बचा कुछ चीजें हो जाती हैं वो सब हम एक कुएं के अंदर डाल देते हैं, धीरे धीरे सड़ने करने लगती है, वहां से वो गैस उत्पन्न होती है। उस गैस को हम अपना स्मॉल लेवल के ऊपर किचन के कुकिंग के काम में ले आते हैं उसको, है ना। तो वो होता है बायोमास। क्या होता है? बायोमास। बायोमास वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं प्लांट से और एनिमल से। ये इसकी डेफिनेशन है। वुड एंड चारकोल इसका एग्जाम्पल है। When wood is burnt in limited oxygen, it loses water and other volatile substances, leaving charcoal behind. कोयला कैसे बनता है? कोई आपसे पूछे चारकोल क्या होता है? कोयला, कोयला, चारकोल वो वाला कोयला जब आप लकड़ी को लिमिटेड ऑक्सीजन के, मतलब कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई घटा दीजिए और उसको जलाइए, तो क्या हो गया? वो पानी लूज कर देगी लकड़ी और एक काला काला सब्सटेंस बन जाएगा जो कि बाद में भी जलाया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? चारकोल, लिविंग द चारकोल बिहाइंड। अब बेनिफिट ऑफ चारकोल ओवर वुड, लकड़ी जलाने से अच्छा चारकोल जलाने के क्या फायदे हैं? आप लकड़ी को दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले लकड़ी को जलाया लेकिन उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखी तो एक बार यूज हो गया, फिर उसका जो बचा हुआ वो चारकोल बन गया, उस चारकोल को आपने दोबारा यूज कर लिया, है ना। सबसे, और इस चारकोल को जलाने के क्या फायदे होते हैं? नो फ्लेम, इसके अंदर से ज्वालाएं नहीं निकलती। चारकोल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और लेस स्मोक, और कम स्मोक होता है इसके अंदर से, धुआं भी कम निकलता है। क्यों? पानी और जो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं वो तो लकड़ी के अंदर से निकल ही चुके, अब जो बच रखा है वो बस जलता है डायरेक्ट और बहुत सारी एनर्जी देता है, ठीक है। अब
गोबर एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये अभी जो मैंने आपको बताया कि गोबर गैस और बायोगैस प्लांट क्या होते हैं। ये देखो एक इस तरह का है, ये पेट इस तरह के होते हैं। स्लरी का मतलब क्या होता है, वो सारा के सारे बायोगैस जैसे कि गोबर इत्यादि इसके अंदर भर दिए। एक आउटलेट टैंक होता है, एक इनलेट टैंक होता है। यहाँ से सारी की सारी चीजें आके इसके अंदर भरती जाती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं। ठीक है, जब सड़गल जाती हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे गैस आती है। जो चीजें सड़गल जाएंगी उनका थोड़ा सा हल्की हो जाती हैं, वो यहाँ आउटलेट टैंक के अंदर भी आ जाती हैं। यहाँ से तो आप खाद वगैरह निकालते हो, ठीक है, खेतों में के लिए। यहाँ से आप अपने किचन के अंदर यूज कर लेते हो। ठीक, तो दोनों तरह का, 3 तरह का एडवांटेज हो गया हमारा। आपका वेस्ट प्रोडक्ट का एक तरह से निर्वातरण भी हो गया और आपने गैस भी ले ली, आपको खाद इत्यादि भी मिल गई। तो ये तो अगर लगवाएं तो इससे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। बायोगैस प्लांट इज जनरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बन जाता है ये। सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोमास आर मिक्स्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक। एक टैंक के अंदर जो है पानी और इक्वल क्वांटिटी के अंदर गोबर और पानी इत्यादि को लीजिए, जो कि स्लरी बना देता है। क्या कहलाता है? स्लरी बन जाती है। जिससे स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर के अंदर इसको डाइजेस्टर मतलब सड़ना और गलना, उसके लिए इंटरनल चैम्बर हो जाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस स्लरी टू फॉर्म मीथेन। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक का मतलब क्या होता है, जो कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर इस स्लरी को, इस पानी और गोबर के मिश्रण को मीथेन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं 75%, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और H2 गैस ये बन जाता है। ये जो हमारी मीथेन है ये हमारे जलने के काम आती है, बहुत ज्वलनशील होती है। ये गैसेज आर स्टोर्ड इन अ चैम्बर, वो एक चैम्बर में स्टोर होती हैं जिसको हम अपने प्रयोग के अंदर लेके आ सकते हैं, है ना। तो ये आपका गोबर गैस प्लांट है। किस तरीके से बायोगैस बनती है ये उसके ऊपर का है। ओके, आगे चलें। और ये जो गैस जो प्रोड्यूस होती है उनको कहते हैं बायोगैस। इसके एडवांटेज देख लीजिए भाई, कोई धुआं नहीं आता, ठीक है, नो ऐश, कोई राख नहीं आती, जैसे कि वुड और चारकोल को जलाने से इसकी बिल्कुल ही गैस कोई राख नहीं होती। बहुत सारी हीट एनर्जी की सप्लाई हो जाती है। जो भी वेस्ट लेफ्ट होता है बायोगैस प्लांट के अंदर वो फर्टिलाइजर, बहुत एक नेचुरली फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है और फॉस्फोरस एक्सेस के अंदर होता है। आपके प्लांट्स के ये जो आप जो अलग अलग से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर तो बहुत अच्छा प्रयोग में आ सकता है ये। गुड वे टू डिस्पोज सीवेज, और हमारा जो सड़ा गला है वो सारा का सारा डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। सीवेज कैन बी यूज विद गोबर एंड एग्रीकल्चर वेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस इन बायोगैस प्लांट। और ये जितना भी सीवेज है ये गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट को प्रोड्यूस करने में बायोगैस प्लांट के अंदर प्रयोग में आ जाता है। इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जितना चाहे यूज करो, मतलब पशु भी पालो, डेयरी का काम भी चलता रहेगा, आपको गैस सिलेंडर भी नहीं लेना, आपको फर्टिलाइजर्स भी नहीं लेने, और आपका जो है कहीं पे आपको गोबर इत्यादि को निवारण के लिए कहीं यहाँ वहाँ डालने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी चीज है ना ये तो, गुड। सो बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस, द स्ट्रीट लाइटनिंग, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतने सारे कामों के अंदर आ सकता है ये। इवन बिजली बनाने के काम में भी आ सकता है। आपके घर के अंदर आपको बिजली के कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास एरिया है, आपके पास में अच्छी भैंसें हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही अच्छा निवारण चीज हो सकती है। 2 या 3 फैमिलीज मिलके भी लगा सकती हैं इसको, तो और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। ओके, बस उसको प्रयोग करना आना चाहिए। और प्रयोग अगर जिसको करना आ गया, जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपना कितना सारा खर्चा बचा सकते हो, ठीक। और उसकी बदले के अंदर आप घर वालों को बोलो कि जो भी ये पैसे बच रहे हैं आप हमारे आगे की स्टडीज के लिए कलेक्ट कीजिए और हमारी पॉकेट मनी बढ़ाइए। गुड। विंड एनर्जी, अगला पे हम आते हैं कि विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी क्या होता है? वी हैव बीन हार्नेसिंग द विंड्स एनर्जी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। आज से नहीं, हार्नेस का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है। आज से नहीं, विंड एनर्जी को तो हम हजारों सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं। कैसे? समुद्रों के अंदर जब कश्तियां और जहाज चलते थे तो बड़े बड़े वे पर्दे टांगे होते थे, हवा की ही रफ्तार से वे आगे बढ़ते थे। फ्रॉम ओल्ड टाइम्स विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। बहुत पुराने समय से विंड मिल्स यूज होती हैं, पवन चक्कियां यूज होती हैं आपके अनाज को पीसने के लिए, पानी को कुओं से उठाने के लिए। बट इन मॉडर्न टाइम्स विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज के समय में हम इनको
अनाज पीसने के लिए और पानी उठाने के लिए नहीं, हम इनसे बिजली बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बिजली को हम स्टोर भी कर लेंगे और अपने हिसाब से उसको करते रहेंगे। ग्राइंडिंग ग्रेन का मतलब क्या है भाई, वो तो अगर आपने उसको चक्की लगा रखी है तो हमेशा चलती रहेगी, जब भी हवा चलेगी, चाहे आपके पास अनाज है पीसने के लिए नहीं है वो तो चलती रहेगी। लेकिन अगर हम बिजली बनाएंगे तो हम इसको स्टोर कर लेंगे, है ना, और अपने हिसाब से इसको प्रयोग करते रहेंगे। वर्किंग कैसे होती है, देखो ये विंड मिल्स है भाई, हमारे गुजरात के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, सूरत के अंदर। ये देखो ये विंड मिल है और ये दिख रहा है बहुत बड़े होते हैं इनके पंखे। ये द एनर्जी इन द विंड टर्न्स द टर्बाइन ब्लेड्स अराउंड द रोटर। ये रोटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लेड्स हैं इसके ऊपर मान लो हवा बहुत तेज चल रही है, इसके ऊपर लगी और ये इस तरीके से घूमने लग गया, ठीक है। सो व्हेन द रोटर टर्न्स इट स्पाइन्स अ जनरेटर। ये नीचे यहाँ पे जनरेटर होता है इसका, नीचे इधर यहाँ जनरेटर होएगा। इट स्पिन्स अ जनरेटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली बनती है। ले दे के वही रोटेटर, वही जनरेटर और बस टरबाइन घुमानी है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द जनरेटर इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग द केबल्स टू द सब्सटेंसेस। और ये सारे के सारे केबल्स के थ्रू, सब्सटेंसेस के थ्रू जाके स्टोर कर ले जाती है। Individual wind turbines can be used to generate electricity on a small scale. आप अपने स्मॉल स्केल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कहीं पे अच्छा है। आप अपने खेत के अंदर लगा लीजिए इस चीज़ को, हवा अगर अच्छी आती है वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी हवा होती नहीं है तो खड़े रहेंगे। तो ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे समुद्र किनारे होती है ना, तो वहाँ पे बहुत कामयाब रहती हैं। डेनमार्क ऐसा देश है जहाँ तो बहुत ज़्यादा विंड मिल्स है। To generate electricity on much larger scale, a large number of wind turbines grouped together, sometimes known as wind farm. और बहुत सारे इस तरीके के जो टर्बाइंस लगा दी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, विंड फार्म। क्या बोलते हैं, विंड फार्म। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है भाई, वही नो पॉल्यूशन, रिन्यूएबल है, कितना भी यूज करो। नो रिकरिंग कॉस्ट, एक बार लगा दी, बार बार, रिकरिंग का मतलब बार बार लगने वाली कोई कॉस्ट नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, विंड फार्म्स कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड एट दोज प्लेसेस विच वेयर द विंड स्पीड इज ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर। आमतौर के ऊपर 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हवा चलती ही रहनी चाहिए विंड मिल के लिए, तभी कामयाब है ये। ओके जी, और क्या चीज़ है इसके लिए, और हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, और है हमारा विंड टर्बाइंस कैन नॉट वर्क इफ देयर इज नो विंड एंड विंड स्पीड इज नॉट सो हाई। ये तभी काम कर सकती हैं जब आपकी विंड की अच्छी खासी स्पीड है। एंड वी नीड टू स्टोर अ पावर बैकअप, और हमारे को पावर बैकअप भी स्टोर करने की आवश्यकता होगी। रिक्वायर्ड लार्ज एरिया अराउंड 1 मेगावाट 2 हेक्टेयर लैंड। अगर 1 मेगावाट तक की बिजली बनानी है तो कम से कम 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए भैया, जमीन बहुत चाहिए इसके लिए। ओके, हाई सेटअप कॉस्ट, बहुत ही कॉस्टली है। टावर्स एंड स्पेशली ब्लेड्स आर एक्सपोज टू रफ वेदर। अगर 15 किलोमीटर पर आवर तक तो ठीक है, लेकिन अगर तूफान आ गया जैसे कि अम्फन, ठीक है, या कौन सा आया था बॉम्बे के अंदर, नरगिस, तो इस तरीके के अगर तूफान आएंगे तो फिर तो टूट जाएंगे, ये बहुत नुकसान भी कर देगा। द ब्लेड्स गेट डैमेज्ड एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक, कल हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब जो ट्रेडिशनली यूज होते हुए आ रहे हैं वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, और इसको हमने विभाजित किया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर। तो अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो इसको वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। फॉर टाइम बिंग वी आर साइनिंग ऑफ फॉर डे। मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 1 के एक छोटा सा टेस्ट भेजा है, उस टेस्ट को ज़रूर कीजिएगा। इस बार आपके इंटरनल मार्क्स इन टेस्ट के बेसिस पे ही लगाए जाएंगे। डोंट सेंड इन ग्रुप, सेंड एज अ पर्सनल मैसेज टू माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल चेक इट, आई विल कीप अ रिकॉर्ड। ओके, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, बी फ्रैंक इनफ टू आस्क मी एंड जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। अपने टाइम के अंदर अपने हिसाब से पढ़िए, और हम इस काल के अंदर भी, इस कोरोना काल के अंदर भी एक बहुत अच्छी स्टडीज करके अपना बैकअप ऐसा बना लेंगे कि आने वाले समय के अंदर जैसे ही ये हमारा टाइम खराब जो चल रहा है ये ओवर होएगा, कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कर लेंगे हम, और अच्छे बोर्ड के अंदर रिजल्ट भी लेके आएंगे। चाहिए तो बस क्या, आपका पेशेंस। इस समय को जिसने जिस तरीके से यूज कर लिया, भविष्य उसका होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।